दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसी पॉपुलर कहानी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसके हर एक पार्ट ने सिनेमा घर में तबाही मचा के रख दी। ये कहानी है एक बेहतरीन नॉवेल पर आधारित एक महिला की जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेकर सभी को हैरत में डाल दिया। परंतु कुछ साल बाद उसके दुश्मन वापस लौट कर आए और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसकी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन क्या वो लड़की अपनी माँ की इस तरह से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा पाएगी, अपने दुश्मनों से उसी तरह बदला ले पाएगी? आइए जानते हैं हमारे आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम बूढ़ी जेनिफर हिल को देखते हैं जिसने अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेकर उस पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। और वो एक प्रसिद्ध लेखक के साथ साथ काउंसलर भी बन चुकी है। यहाँ हमें वो एक रेस्टोरेंट में बैठी मिलती है। उसके साथ उसकी बेटी क्रिस्टी हिल भी है जो कि मौजूदा समय में एक सक्सेसफुल सुपर मॉडल बन चुकी है। मॉडलिंग की दुनिया में आज वो एक चलता फिरता नाम है। हालांकि दोस्तों सही मायने में क्रिस्टी को कोई और नहीं बल्कि जॉनी की बेटी ही थी। जी हाँ, वही जॉनी जिसने जेनिफर के साथ दरिंदगी की थी। वेल यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं ये लोग। यहाँ क्रिस्टी उसे बताती है कि अब वो मॉडलिंग से तंग आ चुकी है। दिन भर कैमरे के सामने बैठना उसके बस की बात नहीं रहती, इसीलिए अब उसे जिंदगी में कुछ और चैलेंजिंग करना है। जेनिफर उसके हर काम की तरह इस काम में भी साथ रहने की बात करती है। फिर दोनों लंच करके रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें स्कॉटी और केविन नाम के दो लड़के मिलते हैं जो खुद को जेनिफर की किताब का बहुत ही बड़ा फैन बताते हैं और उनसे उसमें ऑटोग्राफ देने को कहते हैं, इस बात से अनजान कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जेनिफर ऑटोग्राफ देने के लिए आगे आती है, पीछे से स्कॉटी उसे पकड़कर अपनी वैन में डालने लगता है। वहीं जेनिफर को ऐसी हालत में देखकर क्रिस्टी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लोगों से मदद मांगने लगती है, जिसकी वजह से उन लोगों को मजबूरी में क्रिस्टी को भी जेनिफर के साथ अगवा करना पड़ता है और फिर उन्हें सीधे उसी पेट्रोल पंप पर लेकर जाते हैं जहां पर शुरुआत में जेनिफर पर जुर्म हुआ था। यहाँ वैन में बेकी नाम की एक महिला सवार हो जाती है और फिर ये लोग हरमन नाम के एक शख्स के पास पहुंच जाते हैं जो जेनिफर को देखकर आग बबूला हो जाता है। दरअसल दोस्तों ये सभी के सभी लोग जिन्हें जेनिफर और क्रिस्टी को किडनैप किया था ये कोई और नहीं बल्कि उसके बलात्कारियों के रिश्तेदार थे। जी हाँ, आपको बता दें, साथ ही अगर बात करें बेकी की तो वो जॉनी की पत्नी थी। अब जाहिर सी बात थी, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि आखिर उन लोगों का मकसद जेनिफर से बदला लेना था। जिसमें सबसे पहले हरमन जेनिफर से पूछता है आखिर उसने उसके बेटी को क्यों मारा, वो तो दिमागी तौर पर ठीक भी नहीं था। अब जेनिफर उससे कहती है, भले ही आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर था लेकिन मेरे साथ हुई दरिंदगी में वो भी उतना गुनहगार था जितनी कि एंडी, स्टैनली और जॉनी थे। ये सुनकर वो सभी के सभी जेनिफर पर बेहद गुस्सा होते, इतना कि ये समझिए उनका बस चले तो अभी उसे कच्चा चबा डाले। लेकिन अपने जज्बातों को कंट्रोल करके सबसे पहले वो स्कॉटी से क्रिस्टी को वापस न्यूयॉर्क छोड़ने के लिए कहते क्योंकि उन्हें सिर्फ जेनिफर से बदला लेना था, बाकी और किसी से नहीं। इसीलिए क्रिस्टी को वो छोड़ देते हैं। इसके बाद वो लोग गड्ढा खोदने के लिए जेनिफर को एक फावड़ा देते हैं, परंतु होशियार जेनिफर मौका पाते ही अचानक हरमन की बंदूक उससे छीन लेती है। फिर उनको चकमा देकर जंगल की तरफ भागने में कामयाब होती है। लेकिन यहाँ उसके लिए इतना ही काफी नहीं था क्योंकि वो अब बूढ़ी हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर तीन लोगों को अकेले सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। वहीं हरमन और बाकी लोग तो बंदूक से लैस होकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिस्टी और स्कॉटी को देखते जो कि गाड़ी चला रहे थे। स्कॉटी से कुछ कहने की वो कोशिश करती है तो वो गाड़ी रोककर उसके मुंह पर पट्टी हटाता है, जहां क्रिस्टी उसे वॉशरूम का बहाना बताती है। तो स्कॉटी रस्सी खोलकर उसे जंगल की तरफ जाने को कहता है, परंतु जब काफी देर हो जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं आती तो स्कॉटी थोड़ा सा घबरा जाता, उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ स्कॉटी को रिझाने के लिए अपने अंडरगारमेंट उसकी तरफ फेंकती है जिससे कि वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है। लेकिन मौका पाकर क्रिस्टी उसके सर पर पीछे से जोरदार वार करती है। स्कॉटी वहीं गिर जाता और वो गाड़ी लेकर अपनी मां को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं अब हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी उसे वहां पर एक बूढ़ी महिला मिलती है जिसकी साइकिल के पीछे जेनिफर की किताब रखी थी, लेकिन उसके ऊपर एक गाली लिखी थी, यानी कि ये महिला भी जेनिफर से नफरत करती है। असल में दोस्तों ये औरत कोई और नहीं मैथ्यू की दादी आइस थी और पलक झपकते ही जेनिफर को पहचान लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम चाहे कहीं भी क्यों ना चली जाओ, वो लोग तुम्हें पकड़कर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर जोर जोर से हंसकर वहां से चली जाती है। अब ये बातें जेनिफर को थोड़ा सा उलझन में डाल देती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी फिक्र किए बिना अपने रास्ते पर आगे चलती रहती है और अचानक उसे गाड़ी में एक ओल्ड एज कपल नजर आते।
ये जॉनी के माता पिता मिली और हेनरी थे। मिली अपने बेटे के जाने के गम में शराब पीना शुरू कर दिया था। अभी वो नशे में धुत थी। जेनिफर को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। फिर ये लोग उसे एक कब्रिस्तान में छोड़ देते जहां एंडी, मैथ्यू, स्टैनली और जॉनी की कब्र मौजूद थी। यहाँ उतर कर जेनिफर को कुछ ही देर हुआ था कि वो अपने सामने से बेकी को आते हुए देखती है। फिर मदद की गुहार लगाते हुए चर्च का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। और तभी पीछे से आकर बेकी जेनिफर के हाथों को पकड़ लेती है और उसका सर चाकू से धड़ से अलग कर देती है। अपनी मौत को अंतिम चरणों में जेनिफर बस एक ही गुहार लगाती है कि उसके साथ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी बेटी के साथ वो कुछ भी ना करे। लेकिन अभी तो बेकी के सर पर खून सवार था। वो आगे क्या करने वाले थे इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। बेकी ने आज उस महिला का अंत कर दिया जिसे उसके पति जैसे न जाने कितने दरिंदों को कुछ साल पहले ठिकाने लगा दिया। बेकी खुशी से इतना पागल थी कि जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही समय में वहां अपनी मां की तलाश में क्रिस्टी पहुंचती है, लेकिन यहाँ उसने आने में काफी देर कर दी क्योंकि तब तक उसकी मां की मौत हो जाती है। ये सब देखकर क्रिस्टी की रूह कांप जाती है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसकी मां को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। वो जोर जोर से रोकर आसपास मदद के लिए इधर उधर भटकती है, परंतु वहां कोई भी नहीं था। हालांकि इन सब के बीच चर्च में एक उम्रदराज शख्स मौजूद जरूर था, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो चुका है कि चल भी नहीं सकता और शायद इसी वजह से वो चर्च का दरवाजा भी खोल नहीं पाया था। अब क्रिस्टी वहां से बाहर निकलने की कोशिश में एक बार फिर से जंगलों में चली जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अब वो लोग उसके पीछा जरूर जाएंगे। उसका यह अनुमान सही भी था। तभी अचानक हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो वैन से आकर जेनिफर की लाश को उसमें लाद कर वहां से चले जाते हैं। और इसी दौरान बदकिस्मत से क्रिस्टी केविन के हाथ लग जाती है, जो उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। वहीं उसके साथ गलत काम करता है। हरमन यहाँ केविन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर जब क्रिस्टी को होश आता है तो उसे उसी तरह फटे हुए कपड़ों में वहां से जाने को बोलता है। पर इस बीच वहां बेकी और स्कॉटी आ जाते हैं। वो भी मिलकर क्रिस्टी के साथ बिल्कुल वैसी ही दरिंदगी करते हैं जो कुछ साल पहले उसकी मां के साथ इसी जंगल में हुई थी। ये सब तो उस बेचारी की जान लेने पर तुले हुए थे, लेकिन हरमन के काफी समझाने के बावजूद वो उसे जाने देते हैं, क्योंकि हरमन की दुश्मनी उसकी मां जेनिफर से थी जो कि अब मर चुकी है। बाकी उसे किसी से लेना देना नहीं था। हालांकि इस बीच उनकी हरमन से बहस भी हो जाती है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टी को छोड़ने के मूड में नहीं था। बदहवास क्रिस्टी जंगल से बाहर निकलने के लिए वहां से धीरे धीरे चलती रहती है और यहाँ काफी शाम हो जाती है, जिसके चलते वो एक पेड़ के छेद में छुप जाती है। हरमन और बाकी लोग उसे खोजने की कोशिश करते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद ये सभी वापस उसी कब्रिस्तान में आते हैं जहाँ पर उनके अपने दफन थे। ये लोग उन्हें याद करके मायूस हो जाते हैं। फिर जेनिफर की लाश को ताबूत में फिट करके उसमें विच लिखकर जूतों चप्पलों से मारकर उस गड्ढे में दफना देते हैं। अगली सुबह हम क्रिस्टी को देखते हैं जो अपनी जान बचाते बचाते एक तालाब के पास पहुंचकर मुंह धोती है। फिर एक छोटे से गांव में जाकर कुछ कपड़े चुरा कर पहन लेती है। अब यहाँ से सीधा वो हरमन के घर पहुंचती है। यहाँ पर क्रिस्टी चेयर पर बेफिक्र होकर बैठी थी, उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही हरमन घर के अंदर दाखिल होता है तो अपनी आंखों के सामने उसे देखकर वो घबरा जाता है और अपनी बंदूक सीधे उस पर तान देता है, लेकिन यहाँ उसकी बंदूक में मौजूद गोलियां तो क्रिस्टी के हाथों में थी। ऐसे में हरमन अपनी दूसरी बंदूक लेने के लिए घर के बाहर जाता है और तब अंदर आता है तो क्रिस्टी वहां पर नहीं थी। वो तो उसकी पिस्तौल लेकर वहां से भाग चुकी थी। जैसे ही हरमन उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, तभी पीछे से एक धारदार हथियार से उसकी पीठ पर जोरदार वो वार करती है, जिससे हरमन लहूलुहान हो जाता है। ये वार क्रिस्टी ने किया था, जिसके बाद वो उसी की बंदूक से गोली मारकर हरमन का खेल तमाम कर देती है। अब हरमन को मार के क्रिस्टी उसकी गाड़ी से अपने अगले शिकार की तरफ निकल जाती है। यानी कि दोस्तों 10 साल बाद एक बार फिर से इस जंगल में वही खूंखार खेल खेला जाने वाला है, जहाँ पर एक महिला अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए रौद्र रूप धारण कर चुकी है। बस फर्क इतना है कि पहले ये काम जेनिफर ने किया था और अब उसकी जगह उसकी बेटी क्रिस्टी है। क्रिस्टी सीधे बेगी गैस स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर वो तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ क्रिस्टी को उन पर नजर रखते हुए मालूम पड़ता है कि केविन को फूलों का बहुत शौक है और उसे उनकी अच्छी खासी जानकारी भी है। इसके बाद हम केविन और स्कॉटी को देखते हैं, जो क्रिस्टी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर पर केविन को बाथरूम लगती है। वो जंगल की तरफ बाथरूम करने के लिए जाता है, तभी अचानक उसे अपने सामने क्रिस्टी नजर आती है, जिसके हाथों में बंदूक होती है। अपने सामने बंदूक को देख केविन की तो यहाँ बोलती बंद हो जाती है।
और क्रिस्टी के जहन में वो सब कुछ घूमने लगता है जो इन लोगों ने उसके साथ किया। इधर केविन यहाँ चिल्ला चिल्ला कर गाड़ी में बैठे स्कॉटी को क्रिस्टी के बारे में उल्टा सीधा बक रहा था, लेकिन स्कॉटी को ये सिर्फ उसका एक मजाक लगता है। उधर क्रिस्टी केविन के नजदीक आकर उसे फ्लावर देती है, फिर उससे बहुत ही धीरे से बात करके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। वेल, जैसे ही केविन उसके करीब आने की कोशिश करता है, अचानक नजदीकी पड़े बियर की बोतल के टुकड़े से क्रिस्टी सीधा केविन के अंदरूनी अंग के अंदर घुसा देती है, जिसे वो इतना जोर से चिल्लाता है कि भागते हुए स्कॉटी वहां आ जाता है। लेकिन पहले से चौकन्नी बैठी क्रिस्टी सीधा स्कॉटी के प्राइवेट पार्ट पर गोली मारकर उसे भी मौत की नींद सुला देती है। वहीं बेकी बार बार हरमन को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका फोन उठाता ही नहीं, इसीलिए वो सीधा उसके घर पहुंचती है, जहां पर हरमन की लाश को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि क्रिस्टी जेनिफर की तरह चुन चुन कर सबको मार रही है। वो भागकर जंगल की तरफ रुख करती है, जहां पर उसे एक और चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है, जो कि सामने पड़ी स्कॉटी और केविन की डेड बॉडी थी। और यहाँ से उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। वो अपनी बंदूक को फौरन लोड करती है। इसी बीच उसके पीछे क्रिस्टी पहुंचती है, लेकिन चालाक बेकी उसकी बंदूक को दबोचकर उल्टा क्रिस्टी पर ही भारी पड़ जाती है। वो यहाँ जेनिफर की तरह भी उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी वो ओल्ड कपल मिली और हेनरी आकर उसकी जान बचा लेते। यहाँ बेकी उन्हें देखकर जोरों से गालियां देने लगती है, जिस पर नशे में धुत मिली अपनी शराब की बोतल से बेकी पर वार करती है। फिर हेनरी और बेकी को मारने लगता है, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टी मिली की कांच की बोतल से बेकी की जान लेकर अपना और अपनी मां के साथ हुआ अत्याचार का बदला पूरा सूद समेत ले लेती है। इसके बाद ये दोनों जेनिफर की तरह क्रिस्टी को भी अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हुए बताते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारी माँ की कब्र कहाँ पर है। उसे वहां पर लेकर जाता है। क्रिस्टी अपनी माँ की कब्र के पास रो रो कर उनसे कहती है, मैंने आपका बदला पूरा कर लिया। मैंने उन सब दरिंदों को वही सजा दी जो आपने कुछ साल पहले उनके परिजनों को दी थी। अब मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊंगी शहर और शांति प्रिय वातावरण में दफन कर दूंगी, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन तभी यहाँ पर ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी और आय मिलकर क्रिस्टी को वहीं पर गिरा देते हैं। फिर उसे फावड़े से तब तक मारते हैं जब तक वो बेसुध नहीं हो जाती। उन्हें लगता है कि क्रिस्टी अब मर चुकी है, इसीलिए खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं, इस बात से अनजान कि अभी भी उसके अंदर जान बाकी है। तो यहाँ बात ऐसी थी कि जॉनी की पत्नी बेकी इन दोनों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करती थी, जिसको अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने क्रिस्टी का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके अंदर बेटे जॉनी की मौत का गम आज भी ताज़ा है, इसीलिए जेनिफर ना सही तो उसकी बेटी को मारकर वो अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने जेनिफर के साथ साथ अपनी पोती यानी कि क्रिस्टी को भी मारकर सब ठीक कर दिया। यहाँ तीनों के तीनों बूढ़े दंपत्ति बाइबल पढ़कर खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तभी पीछे से क्रिस्टी आकर सबसे पहले मैथ्यू की दादी आई की तरफ फावड़े से उसकी जान लेती है। फिर उसके बाद मिली को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ पर वो बूढ़े हेनरी को छोड़ देती है, बस उसे उसकी गाड़ी की चाबी मांगती है। फिर अपनी माँ जेनिफर की लाश निकालकर उसे गाड़ी पर रखकर हेनरी को उसकी बंदूक वापस दे देती है। लेकिन यहाँ हेनरी क्रिस्टी को मारने की जगह खुद ही बंदूक तान कर कहता है, जब मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है तो अब मैं जिंदा रहकर क्या ही करूंगा। इसीलिए खुद को गोली मार लेता है, जिसके बाद हम क्रिस्टी को वहां से जाते हुए देखते हैं। आगे वो जॉनी के पेट्रोल पंप में गाड़ी रोकती है, जहां पर हेनरी और मिली की पोता पोती आए हुए थे। वो अपनी दादी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनकी नजर क्रिस्टी पर पड़ती है, जो कि खून से लथपथ उसकी दादी को गाड़ी में सवार कहीं जा रही थी। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों आगे जाकर जरूर क्रिस्टी से बदला लेने के लिए हम ये लोग उसका पीछा करेंगे, जो कि हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।